में 11 बजे होगी ये बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड कांग्रेस को मिला नया कप्तान। गणेश गोदियाल बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से करनमारा हाईकमान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी का तोहफा। उत्तराखंड में होगा त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। खाली पदों पर 20 नवंबर को उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। राज्य की सीमाओं पर नाकेबंदी। होटल रेस्टोरेंट में सघन चेकिंग अभियान जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ में साझा कर रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है, चाहे वो गैरसैंण के मुद्दे को लेकर हो या फिर जिस तरीके से उपचुनाव होना है उसको लेकर यहां पर चर्चा हो। इसी के साथ क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार भी होना है, क्या हो सकता है कि आज इसको लेकर भी कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिनको लेकर की चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपिका भंडारी हमारी सहयोगी देहरादून से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, आपसे थोड़ी देर के बाद में ये बैठक शुरू होगी जिसमें तमाम मंत्री तो मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसे में सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कौन कौन से प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं जिस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, लगभग 11 बजे के आसपास सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। और इस कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से देखिए उत्तराखंड में जो शराब के ठेके हैं जो तीर्थ नगरी यानी कि ऋषिकेश से या मुनि की रेती के नज़दीक खोले गए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उसकी नीति को लेकर भी, शराब नीति को लेकर कुछ बड़ा फैसला मुझे लगता है सरकार इसमें ले सकती है। क्योंकि कई दिनों से वहाँ धरने पर लोग बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि तीर्थ नगरी मुनि की से इसको दूर किया जाए और नशे के आदि जो है वो युवा इसमें बन रहे हैं और एक की मौत भी वहां पर हुई है। ऐसे में शराब नीति को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला जो है इसमें ले सकती है। साथ ही शिक्षा नीति को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तराखंड में जो गांव है वो खाली हो रहे हैं, कई टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, कहीं 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 1 टीचर है। तो ऐसे में शिक्षा नीति में किस तरीके से बदलाव हो, किस तरीके से हम नई नीति को अपनाकर जो सरकारी विद्यालय उनमें बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के बड़ा फैसला सरकार इसमें ले सकती है। इसी के साथ अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, दिवाली से पहले से चर्चाएं चल रही थी, तो हो सकता है इस कैबिनेट बैठक में इस पर भी मंथन हो और आने वाले दिनों में इस पर मुहर भी लग जाए कि आखिरकार किस विधायकों को कैबिनेट का पद जो है वो मिलेगा। इसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा फैसला सरकार इसमें ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दुर्गम क्षेत्रों में जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं, जब भी कुछ हादसा हो रहा है पहाड़ों में तो ऋषिकेश, देहरादून रेफर किया जा रहा है और अस्पताल जो है वो बिना डॉक्टर के चल रहे हैं। कई जगह शिकायतें आ रही है, गायनी नहीं है, कई सर्जन नहीं है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई बड़ा फैसला सरकार जो है इस कैबिनेट में ले सकती है। बिल्कुल दीपिका, और देखिए अगर उत्तराखंड की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जब से दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी है। आखिरकार उत्तराखंड की जो सीमा है उसको और भी कितना ज्यादा सुरक्षित बना दिया जाए, क्या इसको लेकर भी आज इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास तभी से लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि देखिए उत्तराखंड तीर्थ नगरी है और साथ ही पर्यटन नगरी है जहां पर लाखों श्रद्धालु, लाखों जो पर्यटक हैं वो घूमने आते हैं। और इस आड़ में कोई अपराधी उत्तराखंड में ना घुस जाए, कोई अपराधी शरण ना ले ले यहाँ पर। ऐसे में तो तमाम बॉर्डर है, चाहे नारसन बॉर्डर हो, चाहे कुलहाल चौकी के पास बॉर्डर हो, पौंटा साहिब वाला, तमाम जो हमारे उधम सिंह नगर में बॉर्डर लगते हैं यूपी के, वहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है। और कल ही इसमें डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग ली है तमाम जिलों के जो कप्तान है उनकी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी कि किस तरीके से सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान जो है चलाया जाए। वहीं सीएम धामी पहले ही निर्देश दे चुके हैं मुख्यालय को और तमाम कप्तानों को कि सघनता से चेकिंग की जाए, गंभीरता से की जाए, ताकि देवभूमि में कोई अपराधी शरण ना ले। और इसको लेकर के भी जैसे कि आपने कहा, ठीक कोई बड़ी जो फैसला है सरकार इसमें ले सकती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस को नया अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है।
है। करण महारा की जगह अब गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बना दिया गया है, जो कि 2027 की विधानसभा चुनाव में पार्टी की नई अपार लगाने के लिए यहां पर मदद करेंगे। हाईकमान ने पौड़ी विधानसभा के गणेश गोदियाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी है। बता दें कि गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर से उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि इससे पहले करण महारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब गणेश गोदियाल को हाईकमान की तरफ से यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर राज्य के विकास, इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 साल की अगर बात करें तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कई चीजें खोई भी हैं। अब समय है कि विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाया जाए। हरीश रावत ने राज्य के लोकल, इसके अलावा जैविक उत्पादों पर भी जोर दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नशे का कारोबार बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने भी ये कहा है कि हरीश रावत हमेशा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देते रहते हैं। देखिए, वर्तमान राज्य सरकार क्या मिलेट्स को बढ़ावा देगी? सबसे ज़्यादा यदि प्रधानमंत्री मोदी से भी पहले किसी ने वोकल फॉर लोकल किया है तो वो माननीय हरीश रावत जी ने किया है। हर दूसरी पोस्ट यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर उनकी सोशल मीडिया पर होती है, और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा झिंगोरे को, मडुए को, कुलत को, इन सबको बढ़ावा माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में मिला, उससे ज़्यादा तो किसी कार्यकाल में नहीं मिला। इवन राजभवन में तक झिंगोरे की खीर परोसी जाती थी, और माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी आयोजन करते थे उसमें पहाड़ी व्यंजन, चाहे वो हमारा चैसा हो, चाहे हमारा काफली हो, ये सब चीज़ें, हमारी चुड़कानी हो जिसे भटवानी कहते हैं गढ़वाल में, ये सारी चीज़ें वहाँ इनकॉर्पोरेट की जाती थी वहाँ के मील्स में। हमारी धरती के जैविक व्यंजन, जैविक उत्पाद बड़ी शक्ति रखते हैं, मगर पहाड़ों में किसी चीज को पैदा करना बड़ा कठिन, समय भी ज्यादा लगता है और मानव शक्ति भी ज्यादा लगती है और उत्पादन भी कम होता है। कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां वहां की, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना। हम कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। तो रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंचे। उन्होंने यहां पर गैरसैंण आसपास के जो इलाके हैं उनको स्मार्ट सिटी की तरह विकसित करने के लिए मास्टर प्लान, डीपीआर तैयार करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने चौखुटिया, ज्योतिर्मठ, इसके अलावा घनसाली को उड़ान योजना से जोड़ने की घोषणा की है। इस पर कांग्रेस ने इस दौरान हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि राज्य निर्माण में शहीद हुए 42 आंदोलनकारियों की याद, उनके सपनों को भुला दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि देहरादून में स्मार्ट सिटी जैसी सुविधा पूरी नहीं है, फिर अब गैरसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा क्यों की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, और बड़े शर्म की बात है कि हम रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम उन 42 लोगों की शहादत को भूल जा रहे हैं, उनके सपनों को भूल जाते हैं, जिन्होंने इस राज्य की कल्पना की थी एक अलग तरीके से। धामी जी, क्या हो गया? आप स्थायी राजधानी बनाते बनाते इस स्तर पे गिर गए कि अब उसको आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे देहरादून तो बनी नहीं आपसे स्मार्ट सिटी, जहाँ पे हर चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो आप भराड़ीसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करेंगे, या तो एक और भ्रष्टाचार की बात करेंगे, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो की लागत आपने कहा देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन पैसा कहाँ गया किसको पता नहीं। तो भ्रष्टाचार का एक और रास्ता खोजने का जो कार्य है वो धामी जी कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि राजधानी बनाते बनाते स्मार्ट सिटी पे उतर आए। तो रजत जयंती के मौके पर सरकार ने 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें पिछले 25 सालों का लेखा जोखा पेश किया गया। लेकिन सत्र में सबसे ज्यादा बहस पहाड़ मैदान के मुद्दों पर हुई है। कांग्रेस ने इसे केवल इस विवाद की वजह से आयोजित सत्र बताया। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिश्नोई ने भी कहा है कि 2027 में जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी नेता विकास, रोजगार जैसे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं।
देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस को जहां जनता का समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के नेताओं को जनता का प्यार दुलार मिल रहा है, वहीं भाजपा के मंत्री हों चाहे बड़े नेता हों, विधायक हो, जनता उनसे विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर जो है सवाल पूछ रही है और भाजपा के नेताओं पर जनता के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के विधायक पहाड़ और मैदान की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की जनता जानती है कि 25 वर्षों का उत्तराखंड हो गया है। गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक और हरसिल से लेकर मुनस्यारी तक उत्तराखंड एक है। तो देहरादून में कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की है। गणेश जोशी ने भी रमेश अवस्थी का स्वागत शोल इसके साथ ही पौधा भेंट कर किया है। इस दौरान दोनों ने कई मौजूदा मुद्दों पर भी बातचीत की है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है, जहां पर सांसद रमेश अवस्थी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से यहां पर मुलाकात की है। इसके साथ ही कैंप कार्यालय में ये मुलाकात हुई है। उस वक्त की तस्वीरें भी आपके साथ में साझा कर रहे हैं जब दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2013 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में बनी हुई यहां पर वन आरक्षी परीक्षा में अनियमितताओं की दोबारा से जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के भी तत्कालीन उप वन रक्षक के भी खिलाफ धन संशोधन मामले में भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार और उसके निकायों के 5वें 6वें वेतनमान के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते बढ़ाकर 474%, इसके अलावा 257% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया, जिसमें पिथौरागढ़, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, गैरसैंण शामिल हैं। तो टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र की बीजेपी टीम ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। 25 नवंबर से शुरू होने वाले सेम मुखेम मेले में आने का निमंत्रण भी दिया है। इस टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह रावत भी शामिल थे। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने भी मेले का निरीक्षण किया, भगवान से राज्य की खुशहाली की कामना की। हर साल इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, द्वारिका सेम नाग राजा मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं। तो उत्तराखंड अब आपदा के लिए पहले से ही तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदमों से राज्य में राहत व्यवस्था तेज और भी ज्यादा प्रभावी यहां पर हो गई है। राज्य में आपदा हाउस बनाया गया है, जो कि सैटेलाइट की मदद से भूस्खलन, बादल फटने या फिर पहाड़ टूटने जैसी घटनाओं की तुरंत जानकारी देता है। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस से भी दूर दराज इलाकों से मरीजों को जल्द ही निकाला जा सकता है। गाँव-गाँव में आपदा प्रशिक्षण, इसके अलावा जरूरी उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। हर जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इस वजह से अब आपदा से होने वाली जो मौतें हैं वो फिलहाल कम हो रही हैं। एक सेकंड आप तो पहचाने भी नहीं जाओगे वीडियो में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर जहां भी आपदा आती है उसकी आपदा के निवारण हेतु मिनिमम टाइम में ज्यादा काम को हो, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स जितनी जल्दी हो सकता है, उसमें राज्य ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान अंकित कराया है। आज राज्य के पास में आपदाओं को निस्तारण करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है। अपना आपदा भवन है, उसके अंदर बड़े आईटी एक्सपर्ट व्यक्ति, साइंटिस्ट उसमें लगे रहते हैं। हम सबका आपदाओं को निवारण करने के लिए सैटेलाइट से डायरेक्ट कंट्रोल है। हम सबकी जो है आपदाओं पर आकलन करने के लिए, वाइब्रेशन नापने के लिए बड़े बड़े मैनोमीटर है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ के अंदर यदि वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है, वो एक क्लिक पॉइंट से ऊपर पहुंचती है, तो उसमें हम सैटेलाइट के माध्यम से आपदा के संतुलन से ये जानकारी कर सकते हैं कि पहाड़ कल को फट सकता है। उधर दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी मंत्री गुंजन सुखीजा ने भी बताया है कि दोषियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खुद सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस और प्रशासन की सतर्क रहने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं ताकि राज्य में शांति बनी रहे। व्यापार मंडल के अशोक छाबड़ा ने भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। सबसे पहले जो ये आतंकवादी घटना घटी है, इस आतंकवादी घटना में जो लोग हताहत हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु उन सभी
दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और जो इस आतंकवादी घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। संदेश तो यही है कि इस देश में अगर रहना है तो हर आदमी को देश के पक्ष में बात होनी चाहिए और राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। जो लोग ऐसे विचारधारा के लोग, जो लोग आतंकवाद और इस टाइप के लोग हैं, उसको जहाँ तक हमारे वर्तमान की बात है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे अमित शाह जी ये इस समय छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार चुनाव में प्रचार करके आए। वही बात करें उत्तराखंड की तो 2027 के चुनाव में कम ही समय बचा है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की नई टीम भी तैयार हो गई है। पहले बीजेपी संगठन और अब कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड को बने 25 साल हो गए हैं और अभी 25 साल की जयंती से पहले यानी कि स्थापना दिवस से पहले सरकार ने 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें 25 सालों में आखिर क्या कुछ हुआ, उत्तराखंड ने क्या पाया क्या खोया, इस पर चर्चा की गई, क्या क्या कुछ उपलब्धियां रही वो उस पर चर्चा की गई। लेकिन अब संगठन के सामने, भाजपा के सामने 2027 का मैदान है, 2027 का चुनाव है। किस तरीके से पूरी तैयारी रहेगी, किस तरीके से रण भेदा जाएगा, हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सीएम धामी लगातार बिहार चुनाव हो उसमें प्रचार के लिए जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में कम समय बचा है, किस तरीके से तैयारी रहेगी भाजपा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम की श्रृंखला में जहाँ हम अपने कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप देते हैं, वहीं हम चुनाव की दृष्टि से भी अपने को तैयार रखते हैं। पार्टी के हमारे प्रदेश स्तर के मोर्चों के अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। हम 20-25 तारीख के मध्य अपने सभी मोर्चों की जिला स्तर और मंडल तक की टीम को हम घोषित करेंगे। इसके बाद हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों का हमने नियुक्ति करनी है और बूथ प्रबंधन की दृष्टि से मेरे प्रवास भी हो चुके हैं। लगभग मैं 6 विधानसभाओं में मेरा प्रवास हुआ है और अब धीरे धीरे मेरे प्रदेश के पदाधिकारी के प्रवास होंगे। हम लोग अपने चुनाव का केंद्र पोलिंग बूथ मानते हैं और पोलिंग बूथ की सक्रियता के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। हमने इस बार अपने जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ता जीत कर आए हुए हैं। इन सबको भी हम पोलिंग बूथों की श्रेणी में उनको काम देंगे और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और तीसरी बार हम उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस हाईकमान ने लिस्ट जारी कर दी है, नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, गणेश गोलदियाल जी को बनाया है। उनकी छवि भी आप सभी जानते हैं कि साफ छवि है। क्या लगता है ब्राह्मण यानी कि भट्ट और गोलदियाल जी की टक्कर है 2027 में? देखो, हम लोग जाति की राजनीति का विश्वास करते नहीं है। गणेश गोलदियाल क्योंकि पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, फिर उनको कांग्रेस ने बागडोर दी है। हम स्वागत करते हैं कि मुख्य विपक्षी दल है और हम चाहेंगे कि मुख्य विपक्षी दल को प्रदेश सरकार की योजनाओं में कहीं पर कोई सुझाव देना, सरकार सुझाव को स्वीकार करती है और कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि जिनको दायित्व दिया है, चाहे प्रीतम सिंह जी हैं तो पहले भी चुनाव के समय उनको दायित्व दिया गया था। गणेश जी चुनाव के समय अध्यक्ष थे, उसके परिणाम उत्तराखंड कांग्रेस ने भी देखे। भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिला वो आज भी कायम है। ये ठीक है कि जब आंतरिक द्वंद्व ज़्यादा बढ़ता है तो किसी व्यक्ति को ढूंढकर दल की संगठन की को बदलने का कांग्रेस प्रयास करती है, लेकिन उसके बहुत सार्थक रिजल्ट कभी आए नहीं है और ना ही अभी आने वाले हैं। तो हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने पूरी 2027 की जो रण की तैयारी है उसके बारे में बताया, किस तरीके से भाजपा संगठन में तमाम जो चाहे वो कार्यक्रम हो वो चल रहे हैं और बूथ स्तर तक मजबूती पार्टी को दिलानी है और 2027 के चुनाव को एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगानी है, ये दावा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र दत्तुर के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर किच्छा और दरऊ के भी कई धान खरीद केंद्रों में खरीद की सीमा पूरी होने की वजह से किसानों की फसल मंडी में पड़ी रही। किसानों की शिकायतों पर कुमाऊं मंडल की आरएमओ लता मिश्रा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए आई हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी किसानों की फसल तौल पर इस दौरान खरीदने के निर्देश दिए हैं। दराऊ केंद्र पर भी हाल ही में एक किसान ने अपनी फसल आग लगा दी थी फसल को। ऐसे में इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें तुरंत कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। साथ ही बता दें कि किच्छा नवीन मंडी में धान तौलने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। 1 हफ्ते के अंदर सभी किसानों का धान खरीद लिया जाएगा। धान की जो खरीद हो रही है, इसमें किसान को बहुत परेशानी आ रही है। एक जगह नहीं, सब जगह बहुत दिक्कत में है। खासतौर से हमारे ज़िले में तो बहुत दिक्कत आ रही है।
उसको देखते हुए अब सारी मंडियों में, हमारी किच्छा मंडी के अंदर कम से कम भी 5,000 क्विंटल लगभग धान पड़ा है और हमारे सरकारी कोटा जो जिसको पोर्टल कहते हैं वो ये बता रहे हैं ख़त्म हो गया। आज एसडीएम किच्छा और पाठक जी जो यूसीएफ के जिला प्रबंधक हैं उनके साथ दरू सेंटर का निरीक्षण किया। वहाँ पर काफ़ी धान संग्रहित था, तो ये निर्देश दे दिए गए हैं संबंधित स्टाफ को कि लिमिट बढ़ाते हुए जितना भी धान है वो समस्त धान का जो है तौल सुनिश्चित किया जाए और संभवतः 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना भी धान है वो धान का तौल हो जाएगा। उत्तराखंड में अपराधियों के छुपने की समस्या बढ़ती जा रही है। कई बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें पड़ोसी राज्यों से अपराध करने वाले अपराधी उत्तराखंड में छुप जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी देहरादून पुलिस सतर्क हो गई है और अब उसने चेकिंग सत्यापन अभियान तेज कर दिया है ताकि यहां छुपे अपराधियों को पकड़ा जा सके। एसएसपी ने कहा कि अगर किसी अपराधी के छुपने की सूचना मिलती है तो उसे तुरंत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। अक्सर कि कहीं कोई अपराध बड़ा होता है तो उत्तराखंड में कहीं छुपने का आसार है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तराखंड जो है एक बहुत बड़ा रिलीजियस और टूरिज़्म डेस्टिनेशन है जहाँ पर 4 धाम की यात्रा चलती है। बहुत सारे ऐसे स्नान होते हैं यहाँ पर हरिद्वार में जिसमें लोग लाखों की संख्या में आते हैं और एक टूरिज़्म ईयर बाई ईयर चाहे पूरे साल भर चलता है। खासकर देखा जाए देहरादून की बात करें तो मसूरी है, जहाँ लोग टिहरी जाते हैं, साथ ही साथ ऋषिकेश एक धार्मिक नगरी है। तो एक टूरिस्ट जब बहुत बड़ी संख्या में किसी प्रांत में जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टूरिज़्म की आड़ में या कहीं यात्री की आड़ में जो उस तरह से लोग छुपने का एक को बहाना मिलता है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो चेकिंग होती है उसमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी ओवर चेकिंग से कहीं कोई परेशानी ना हो। उधर विकास नगर के पचमढ़ी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो ओवरलोड होकर चल रही हैं, यातायात के नियम तोड़ रही हैं। इसमें से कई पर नंबर प्लेट तक भी नहीं है। निजी ट्रैक्टरों का काम में इस्तेमाल हो रहा है, इससे लोगों इसके अलावा जो चालक हैं उनकी सुरक्षा खतरे में है। विभाग का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।